हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का जो है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर भी जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उसका जो मेन जो टॉपिक है वो है कि शहरीकरण कैसे हुआ, उसके बारे में हम आगे आप चर्चा करेंगे आज। तो बात ये उठती है कि मेसोपोटामिया जो है उसका जो दक्षिणी भाग है वो पहले जो है वीरान था, वहाँ पे कोई कस्बा नहीं था, ठीक है, गांव नहीं था, शहर नहीं था। पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया होती जो है वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है कस्बे, गांव और फिर गांव शहर में बदलने लगे। तो कुछ ऐसी घटना रही होगी वहाँ पर, या ऐसे कुछ क्रियाकलाप थे, आर्थिक क्रियाकलाप, जिसके कारण जो है वहाँ पर उस जगह पर जो है मानव का बसावट हो गया और धीरे धीरे जो है गांव बसने लगे और इन गांवों में धीरे जब सुधार हुआ तो गांव से शहर बनने लगे। तो देखिए आप, दक्षिणी मेसोपोटामिया शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर शहर। देखिए आप, शहर के प्रकार, ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण मेसोपोटामिया जो है यहाँ पर शहर के प्रकार में देखिए, पहला जो प्रकार है वो है मंदिर के चारों ओर, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वो है व्यापारिक क्रियाओं के चारों ओर। और तीसरा जो प्रकार है वो है शेष शाही परिवार, ठीक है। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में 3 तरह के शहर पाए गए और ये शहर कैसे बने, शहरीकरण कैसे हुआ, तो आइए अब हम जानते हैं इन शहरीकरण के बारे में। अगर हम पहला देखें, हम मंदिर के चारों ओर शहरीकरण, तो मंदिर के चारों ओर शहरीकरण कैसे हुआ, उसके लिए हम देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बताता हूँ यहाँ पर कि कोई भी अगर वहाँ पर कोई पवित्र मंदिर है, उस पवित्र मंदिर के चारों ओर जो है धीरे धीरे जो है आर्थिक गतिविधि होने लगी। और जैसा कि मानना है कि जब कोई भी जो है व्यापारी वर्ग जो है या जो वो आर्थिक क्रिया जो संपन्न कर रहा है, उससे संबंधित जो व्यक्ति है वो सुबह सुबह जो है मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके अपने व्यापारिक व आर्थिक क्रिया की शुरुआत करता था। तो वैसे ही धीरे धीरे जो है मंदिर के आसपास जो है धीरे धीरे जो है मानव की बसावट शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो देखिए आप, मंदिर के चारों ओर, तो इस देवालय, ठीक है, इस देवालय में जो है कई प्रकार के देवी देवता हुआ करते थे। और इन मंदिरों के अंदर जो है जो देवता हैं वो देवता, देखिए पहला कौन सा है, उर, जो क्या है, चंद्र देवता। फिर उसके बाद जो अगला जो देवी जो है इसके अंदर वो है इन्नन्ना, ये क्या है, प्रेम व युद्ध की देवी थी, ठीक है। तो जब दक्षिणी मेसोपोटामिया में जब मंदिर के चारों ओर शहर बना तो उस मंदिर के अंदर जो है ये देवालय बनने लगा। और ये देवालय जो है इसका निर्माण जो है किससे हुआ, कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों से इस देवालय का निर्माण किया गया और फिर इस देवालय में जो है उर, जो कि चंद्र देवता थे, इन्नन्ना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, इनकी पूजा पाठ की जाती थी। और मंदिर के जो है देवता प्रमुख केंद्र बिंदु रहता था उस समय, यानी जो मंदिर के अंदर जो प्रमुख जो देवी देवता रहे हों उस समय, वो उनका पूजा का प्रमुख केंद्र भी बना। और जब धीरे धीरे जब जो है आर्थिक प्रक्रिया या क्रिया जब शुरू हुई तो मंदिर जो है
पहले शुरुआत के अंदर जो है मंदिर बहुत छोटे बना करते थे, पर जब समय बढ़ने लगा तो मंदिर का आकार और उसका जो है बनावट भी जो है उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिले। धीरे जब मंदिर की बनावट जो है वो विशाल होने लगी, उसकी बनावट में जो है काफ़ी अंतर हमें देखने को मिला, और धीरे धीरे जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया के जो मंदिर जो हैं, देवालय जो हैं, वो उनका आकार और बड़ा होने लगा, और इन मंदिरों में जो है धीरे धीरे जो है व्यापारिक गतिविधि अधिक होने के कारण जो है इनमें मंदिरों में आंगन भी जो है पाया जाने लगा, और काफ़ी विशाल आंगन इस मंदिर के चारों ओर भी हमें मिलने को या देखने को मिले। तो धीरे धीरे जो है जब व्यापारिक गतिविधि मंदिर के चारों ओर होने लगी तो धीरे धीरे जो है मंदिर के चारों ओर धीरे धीरे लोगों की बसावट शुरू हो गई, और ये बसावट जो है किसमें तब्दील हो गई? शहर के अंदर। ठीक है, तो धीरे जो व्यापारी वर्ग जो है वो मंदिर को पवित्र मानते हुए वो मंदिर के चारों ओर जो निवास कर रहा है, अपनी आर्थिक गतिविधि कर रहा है, और आर्थिक गतिविधि करने के साथ साथ में जो है मंदिर के चारों ओर जो है शहरीकरण का निर्माण शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे जो है मंदिर जो है उसके आसपास मानव की बसावट शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो मंदिर शुरुआत में जो है अभिलेख रखने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मंदिर के चारों जब शहर बने तो ये मंदिर जो है यहाँ पर क्या रखते थे? मिट्टी की पट्टिका, जिसे हम अभिलेख भी कह सकते हैं कि नेचुरल बात है, जो मिट्टी की पट्टिका पे जो लिखा हुआ है वो अभिलेख होता है। तो इस मंदिर के चारों ओर या मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे और भी जो कमरे बने हुए थे, इन कमरों में जो है यहाँ पर हमें क्या मिली? मिट्टी की पट्टिका मिली। मिट्टी की पट्टिका पर जो है दैनिक जीवन का या जो भी व्यापारिक जो गतिविधि हो रही है उसका हिसाब किताब जो है इस मिट्टी की पट्टी पर लिख कर मंदिर के पास जो कमरे बने हुए हैं या जो भवन बने हुए हैं उनमें रख कर जो है इनको रखा जाता था सुरक्षित, ताकि जो भविष्य में जो है ऐसी कोई भी जो है समस्या आती है या कोई भी हानि होती है तो हम इनका अध्ययन करके उसका जो है हानि को दूर कर सकते हैं। तो मंदिर के चारों ओर जब छोटे छोटे भवन बने उसके बाद फिर जो व्यापारी वर्ग जो है या जो और भी जो वर्ग है या जो निर्धन जो वर्ग है वो मंदिर के आसपास रहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मंदिर के आसपास जो है क्या हो रही है? आर्थिक क्रिया शुरू हो रही है, और आर्थिक क्रिया के कारण जो है अब लोग जो है मंदिर के आसपास बसने लगे। इससे क्या हुआ? दूरी कम हो गई, समय की बचत हुई, और लोग जो है उसके आसपास निवास करने से जो है वो अपने रोज़मर्रा के जो वो काम करने जाते थे या जो भी रोज़गार करने जाते थे वो उन्हें जाने में और समय कम लगता था, दूरी भी कम हो गई, तो वो धीरे धीरे मंदिर के चारों ओर जो है शहर बनने लगे। ठीक है, तो इस तरह से मंदिर के चारों ओर जो शहरीकरण का निर्माण हुआ, मैंने आपको ये बताया है इस तरह से किस तरह से ये बना। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं तो और भी देखें तो मंदिर के चारों ओर जो है कुछ लोग जो है जैसे रोज़मर्रा के जो काम है, कपड़े काटना, बुनना, मछली पालन, ठीक है, तेल निकालना, कुछ पीसना है, कोई भी वस्तु जो है, ये तमाम काम जो है मंदिर के चारों ओर होने लगे। और जितने जो उत्पादन जो वस्तुएं हैं, ठीक है, औजार है, आभूषण है, पैक और खाद्य पदार्थ हैं, उसके अलावा और भी जो चीज़ें तमाम जो वस्तुएं जो हैं, जिससे आप इसमें देखो आप पशुओं, रोटी, उसके अलावा जो कि शराब, ये तमाम चीज़ें जो है मंदिर के चारों ओर जो है इनको रखा गया। और धीरे धीरे जो है मंदिर के आसपास धीरे धीरे जो है मानव ने अपनी तमाम आर्थिक क्रियाएं और दैनिक क्रियाएं शुरू कर दी। इस तरह से जो है मंदिर शहर में तब्दील हो गया। तो मंदिर धीरे धीरे वो किस में तब्दील हो गया? शहर के अंदर। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में जो है इस तरह के बहुत सारे बदलाव भी आए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे और दूसरा प्रकार जो है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। दूसरा तरह का जो मंदिर है वह है व्यापारिक क्रिया के चारों ओर। देखिए अब तो मेसोपोटामिया में जहाँ पर भी जब आर्थिक क्रिया संपन्न हो रही है या व्यापारिक गतिविधि अधिक हो रही है तो वहाँ पे लोगों का बसावट, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यापारिक गतिविधि या क्रिया या एक्टिविटी शुरू हो रही है तो इस स्थान के चारों ओर मानव ने धीरे धीरे जो है अपना बसावट यानी मानवीय अधिवास धीरे धीरे शुरू हो गया।
और धीरे धीरे जो है व्यापारिक गतिविधि के आसपास जो है मानवीय अधिवास शुरू होने के कारण जो है यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पर शहरीकरण होने लगा। ये दूसरे तरह का शहर का निर्माण था, शहरीकरण था जो मेसोपोटामिया के अंदर चल रहा था। तो जितनी तमाम व्यापारिक गतिविधि हो रही है, इन व्यापारिक गति के आसपास जो है व्यापारी वर्ग, निर्धन वर्ग और जो अन्य प्रकार के जो वर्ग हैं, शिल्पकार जो हैं और भी जो वर्ग है वो इसके स्थान के चारों ओर, इस स्थान के चारों ओर अपना मानवीय अधिवास बनाने लगे। और धीरे धीरे जो ये स्थान जो है पहले यह बिल्कुल खाली था, अब यहाँ पर जो है मानवीय बस्तियों में देखने को मिल रही है। इस तरह से जो है व्यापारिक क्रियाओं के चारों ओर जो है शहरीकरण का निर्माण हो चुका था। नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड शेष शाही परिवार। शेष शाही परिवार, शेष शाही परिवार, तो जहाँ पर भी शासक वर्ग रह रहा है, शासक में जो है राजा, जहाँ पर भी शाही परिवार निवास कर रहा है उस शाही परिवार के आसपास धीरे धीरे जो है इस दुर्ग के आसपास मानवीय बस्ती की बसावट शुरू हो चुकी। और इस दुर्ग के आसपास धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्या है, मानवीय बसावट। और फिर धीरे क्या हुआ, ये जो है किला जो है, ये दुर्ग जो है ये शहर का रूप इसने ले लिया। नेचुरल बात है, जब शाही परिवार के लोग इस दुर्ग के अंदर, इस किले के अंदर निवास कर रहे हैं तो इनकी सुविधा के लिए जो है इस दुर्ग के आसपास बहुत तरह के बाजार लगाए जाते थे, बहुत तरह की सुविधाएं इनको दी जाती थी ताकि जो है शाही परिवार को किसी तरह की हानि या कमी ना हो। तो इन सभी असुविधाओं को दूर करने के लिए इस दुर्ग के आसपास तमाम सुविधाएं जो है मुहैया करवाई जाने लगी राजा के द्वारा या शासक के द्वारा। तो धीरे धीरे जो इस दुर्ग के चारों ओर जो है शहर तब्दील हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने आपको जो है मेसोपोटामिया के अंदर जो है 3 शहर के बारे में आपको चर्चा करी है। नेक्स्ट देखिए अब आगे आप, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ उसमें। नेक्स्ट देखिए आप, तो कभी कभी जब जो भी शासक वर्ग है, ये शासक वर्ग जो है दूसरों पर हमला करके कई बार जो है अपने साथ कई व्यक्तियों को जो है अपने साथ ले जाता था। वहाँ पर इनको नौकर जो संबंधी या गुलाम संबंधी जो है जितने जो कार्य वह इनसे करवाए जाते थे। इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है एक समुदाय का, एक शासक का अपना एक वर्ग हुआ करता था, इसका एक लीडर, एक नेता हुआ करता था। और इस तमाम जो मुद्दे जो हैं धीरे धीरे जो है बढ़ने लगे। और फिर धीरे धीरे जब एक राजा दूसरे राजा पर जब आक्रमण करने लगा तो धीरे धीरे जो है अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद में वो अपने मंदिर की भव्यता, सुंदरता बढ़ा जा रहा है, उसके शहर की सुंदरता और भव्यता बढ़ती जा रही है और वहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे जो है वो छोटा सा शहर जो है एक महान नगर में तब्दील हो गया, जहाँ पर लोगों की बसावट अधिक है, तमाम सुविधाएं वहाँ पर मौजूद है। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया के अंदर भी यही ऐसा रहा उस समय। उसके अलावा कई मानवीय समस्याएं भी होती है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो है देखिए आप, उत्तरी जो मेसोपोटामिया जहाँ से फरात नदी आ रही है, इस फरात नदी में जो है ऊपर के जो लोग हैं इस फरात नदी के जब पानी रोकते थे तो नीचे के गाँव के अंदर, खेतों के अंदर पानी नहीं पहुँचता था। इस तरह से फरात नदी के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर कई बार सूखे की समस्या भी पैदा हुई है और सूखे की समस्या पैदा होने के कारण वहाँ पर अकाल की स्थिति पैदा हुई है। इस तरह से जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो है इस तरह शहरों का विनाश भी होता रहा। और इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये था मंदिर और राजा के बारे में। फिर उसके बाद देखिए आप, तमाम जो हिसाब किताब जो है वो मंदिर के आसपास, शहरों के आसपास रखा जा रहा है जिससे कि जो है कोई दिक्कत ना हो और ऐसा ना हो। फिर उसके बाद जो है जो भी शासक वर्ग है, व्यापारी वर्ग जो है अपनी आमदनी जो उससे हुआ करती थी, उससे लाभ हुआ करता था, उसका कुछ हिस्सा वो जो है देवी देवताओं को अर्पित करता था। और इस अर्पित करने की परंपरा से जो है धीरे धीरे मंदिरों में पैसा और दान आने लगा और धीरे धीरे मंदिर की जो है सुंदरता और भव्यता और बढ़ गई। इस कारण जो है धीरे धीरे जो है मंदिर का आकार विशाल होने लगा और उनकी भव्यता बढ़ने लगी। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। जो हमारा अंतिम बिंदु है इस वीडियो का वो है मोहरें, मोहर। अंतिम बिंदु देखिए आप, मोहर। ये जो मोहर, अब ये राजकीय मुद्रा भी हुआ करती थी। राजकीय मुद्रा में क्या था, ये पत्थर की बनी होती थी। इस मोहर का निर्माण जो है पत्थर के द्वारा हुआ करता था और ये पत्थर का जो आकार वो क्या होता था, बेलनाकार। और ये बेलनाकार पत्थर जो है
बीच में से जो है इसमें छिद्र करके एक सरकंडा जो है, एक सरकंडे को डालकर बेलनाकार आकृति जो है इस मुद्रा पर जो है मोहर पर बनाई जाती थी। इस मोहर पर किलाक्षर चिन्ह हुआ करते थे या चित्र हुआ करते थे। और जब इस बेलनाकार मोहर को किस पर, मिट्टी की पट्टिका पर, मिट्टी की पट्टिका पर चलाया जाता था, तो ये मोहर का जो किलाक्षर जो चित्र है वो किलाक्षर चित्र जो है इस मिट्टी की पट्टिका पर छप जाता था। इस मिट्टी की पट्टिका पर छपने के बाद में वो सुरक्षित हो जाता था। तो इस मोहर पर जो है शासक का जन्म, वंश, साम्राज्य विस्तार, उसके बाद में वंश के बाद में आगे देखिए यहाँ पर राजचिन्ह और सर्वदी युद्ध का वर्णन आदि तमाम बातें जो है हमें इस मोहर के अंदर हमें देखने को मिलती थी। तो इस मोहर का इस्तेमाल जो है राज चिन्ह इसमें के अंदर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। और इस मोहर के अंदर जो है किलाक्षर चित्र हुआ करते थे और इस किलाक्षर चित्र को जो है मिट्टी की पट्टिका पर बेलनाकार आकृति के रूप में देखकर इसको इस पर फेरा जाता था। और फेरने के बाद में जो है ये जो मोहर पर जितने जो किलाक्षर चित्र है वो उस मिट्टी की पट्टिका पर या उस वस्तु पर छप जाते थे। और इस तरह से जो है इस मोहर का इस्तेमाल जो है व्यापार के लिए भी होने लगा, व्यापार के लिए भी होने लगा। तो धीरे धीरे जो है मोहरों का इस्तेमाल अब बढ़ने लग गया और इस मोहरों से जो है काफ़ी जो है व्यापारिक गतिविधि करना काफ़ी आसान हो गया। राजकीय आदेश के रूप में भी जो है मोहर का इस्तेमाल होने लगा। इस तरह से हमने देखा कि मोहर का इस्तेमाल जो है उस पर कई चीज़ें जो है उत्कीर्ण की हुई थी, जैसे शासक, जन्म, वंश, साम्राज्य विस्तार, राजचिन्ह, समृद्धि और युद्ध का वर्णन। ये तमाम बातें जो है उस शासक के या जिस व्यक्ति ने उसको ये मोहर बनाई है उसके बारे में उस पर इसके मोहर पर उत्कीर्ण हुआ करता था। तो ये बेलनाकार पत्थर की जो है मोहरें चलने लगी और इन मोहरों का प्रचलन काफ़ी अधिक हो गया दक्षिणी मेसोपोटामिया के अंदर। उसके बाद में जो है व्यापारिक गतिविधि अधिक होने लगी। और फिर मैंने आपको बताया कि इस मोहर का इस्तेमाल, जैसे कि हमने एक कहानी पढ़ी है राजा अनमार्कर की, इस राजा अनमार्कर ने जो है इस मोहर का इस्तेमाल किया। और किस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि राजा अनमार्कर ने अपने दूत को अरट्टा को भेजा और अरट्टा ने जो है जब वो पहली बार गया तो उसके पास कोई भी ऐसी मोहर या ऐसा कोई सबूत नहीं था। जब वो दोबारा गया तो राजा अनमार्कर ने अपनी राजकीय मुद्रा को जो है मोहर को जो है मिट्टी के पट्टे पर लगाकर उसको दिया। उसके बाद में जब अरट्टा नाम का दूत जब वहाँ पर गया तो उसे तमाम चीज़ें मिल गई क्योंकि उसके पास अब राजकीय चिन्ह यानी मोहर था। तो इस तरह से हमने देखा कि मोहर का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ने लगा और एक तरह से काफ़ी वैध तरीका भी माना जाने लगा ताकि इसमें कोई भी जो है गलतफहमी ना हो शासक के वर्ग के द्वारा या व्यापारी वर्ग के द्वारा। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें आज मोहर के अंदर और इसके जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया शहरीकरण के बारे में बताया। तो हम अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।